नमस्कार सभी दर्शकगण। क्या आप अपना सपना का घर, ड्रीम हाउस खरीदने का सपना देख रहे हैं क्या? स्पेशली पहला घर खरीद रहे हैं, लेकिन डर है कि कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए। ये दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, बिल्डर हैं या फाइनेंस कहीं गड़बड़ ना कर जाएं। तब आप आज फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं एक पावरफुल फ्लैट खरीदने की चेकलिस्ट। तो इस गाइड को मिस मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आप जानेंगे एक पावरफुल चेकलिस्ट जो हर होम बायर को फ्लैट खरीदते समय फॉलो अवश्य करना चाहिए। फ्लैट खरीदने के लिए ये 21 ज़रूरी बातें हैं। 21 मैं बिल्कुल बिंदुवत किया हूँ, जो कि आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट चेकलिस्ट है, जो कि आपको लाखों रुपया बचा सकता है। इसे आप मास्टर गाइड कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी वो चूक हैं जो हमें नहीं करना हो, गलतियां नहीं करना है। इसमें मैं दूंगा आपको एक्सपर्ट टिप्स, जिससे आप अपने ड्रीम होम को खरीदने के लिए पूरा चेकलिस्ट, जो कि 2025 अप्रैल 2025 तक का है, अपडेटेड। यहाँ आप प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं उस चेकलिस्ट की ओर। सबसे पहला होता है कानूनी दस्तावेज और इसकी जो वैधता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड वैलिडेशन। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है ये डॉक्यूमेंट जांच करना। याद रखिए, एक भी कागज़ अगर गड़बड़ निकला तो आपका जो सपना है एक बुरे सपने में तब्दील हो सकता है। तो इन दस्तावेज़ों को अच्छे से चेक कीजिए, जैसे टाइटल डीड, मदर डीड, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, खाता सर्टिफिकेट, सीसी, ओसी, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, रेरा रजिस्ट्रेशन। ये सभी डॉक्यूमेंट को सिर्फ बिल्डर के भरोसे नहीं छोड़िए, आप खुद देखिए और एक एक्सपर्ट जो लायर हैं, प्रॉपर्टी रियल इस्टेट को डील करते हैं, उनसे लीगल वेरिफिकेशन कीजिए। तो मैं एक एक करके, चूँकि यह वीडियो मैं विस्तार में बना रहा हूं, ताकि इसके बाद फिर कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े और किसी भी प्रकार के आप धोखा में ना पड़े। तो सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है वह है टाइटल डीड। यह दस्तावेज जमीन या संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण है, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप है। यहाँ आपको देखना क्या है, तो विक्रेता का नाम जो आपको सेलर है वो टाइटल डीड में बिल्कुल अक्षरशः उसी का नाम है कि नहीं, कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई लोन, कर्ज या मॉर्गेज या कोलेट्रल दिया हुआ है, कोई थर्ड पार्टी का क्लेम तो नहीं है, उसके फैमिली में ही डिस्प्यूट इस प्रकार तो नहीं है। और ये सब चीज़ की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं या अपने एजेंट के थ्रू, लायर के थ्रू करवा सकते हैं। जो दूसरा सबसे अहम डॉक्यूमेंट है यह है मदर डीड, जिसमें हमारे संपत्ति का संपूर्ण स्वामित्व इतिहास होता है, कंप्लीट ऑनरशिप हिस्ट्री होता है, जो स्वामित्व की निरंतरता, चेन ऑफ ऑनरशिप को दिखाता है। इसे हमें जांचने की ज़रूरत है कि इसकी स्वामित्व में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कम से कम पिछला 30 साल के ऑनरशिप, फ्लो ऑफ ऑनरशिप कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कोई विवाद हो गया, कोई बंटवारा नहीं हो गया, कोई सौतेला आ गए, कोई बहन आ गए, इस तरह के किसी भी जो फ्लो है वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, या तो थ्रू फैमिली ट्री या थ्रू सेल डीड। अगर कोई गैप हो तो आप वकील से अवश्य ही सलाह लें। जो तीसरा डॉक्यूमेंट है इसे बोलते हैं इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ईसी। यह डॉक्यूमेंट ये प्रमाण देता है कि संपत्ति पर कोई भी कर्ज या कानूनी रोक या कानूनी ऋण या बकाया इस प्रकार का नहीं है। यह दिखाएगा कि फ्री फ्रॉम ऑल द लीगल लायबिलिटीज है, इसी का यह प्रमाण मिलता है। और यह कहाँ से मिलेगा? तो यह सब रजिस्ट्रार ऑफिस या अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल होते हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे कर्नाटका में कावेरी ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ से मिल जाता है। तो आप जांच कीजिए। यह देखिए कि ईसी में पिछले 13 से 30 वर्षों का इनकम्बरेंस होना चाहिए। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपके लिए बड़ा ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। चौथा है खाता प्रमाण पत्र और खाता एक्सट्रैक्ट।
यह संपत्ति का जो कर है और वैधता से जुड़ा हुआ दस्तावेज है। इसमें क्या देखना है, तो जो आपके विक्रेता हैं उन्होंने अब तक सभी प्रॉपर्टी टैक्स जमा किए या नहीं, यह सब दिखेगा। जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स, और किस प्राधिकरण से, कौन सी ऑथोरिटीज से है, जैसे बीडीए, डीडीए, एचयूडीए, हुडा, ऐसे तमाम प्रकार की अलग अलग स्टेट में चलती हैं, तो इनकी वैलिडिटी बाय ऑथोरिटी का प्रमाण हो जाता है। जैसे अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो खाता ए है यहाँ, जो कि नियमित संपत्ति, रेगुलर प्रॉपर्टी को दर्शाता है। वैध संपत्ति है, जो कि अगर खाता ए का आप खरीद रहे हैं तो ये सुरक्षित खरीदारी आपको मानी जाएगी। वहीं खाता बी जो है, यह अनियमित संपत्ति है, इरेगुलर प्रॉपर्टी है, जो कि जोखिम भरा है। यहाँ किसी बैंक से आपको लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ये जो पीएसयू हैं इनसे आपको नहीं मिलेगा, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से नहीं मिलेगा। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है ओसी बोलते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। यह कर्नाटका के केस में अगर मैं बताऊं तो यह इशू होते हैं बीबीएमपी या कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं जैसे कि बीडीए हैं। तो यह प्रमाण देता है कि यह बिल्डिंग जो आप लेने जा रहे हैं, फ्लैट, यह रहने लायक है कि नहीं, अर्थात बिल्डिंग फिट फॉर ऑक्यूपेंसी है कि नहीं, यह प्रमाणित करता है। जैसा कि यह नाम से यह ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो यह मुख्यतः यह दिखाता है कि बिल्डिंग इज रेडी एंड लीगली सेफ फॉर ऑक्यूपेशन। बिना ओसी के खाता ट्रांसफ़र या लोन, होम लोन, या आप रीसेल करना चाहते हैं तो भविष्य में जो आप उसे बेचना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अगर ले रहे हैं तो काफ़ी तकलीफ आपको हो सकता है। जो छठा डॉक्यूमेंट है इसे बोलते हैं सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, जो निर्माण कार्य से संबंधित हैं, सरकारी जो मानक हैं, इसके अनुसार यह पूरा हुआ कि नहीं, यह सीसी दिखाता है और यह कंफर्म करता है कि बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एज पर अप्रूव्ड प्लान। जो प्लान उन्होंने दिया था, ब्लूप्रिंट दिया था, इसके अनुसार ही हुआ। तो आपको क्या जांचना है, तो ये देखना है कि प्रॉपर कंप्लायंस हुआ कि नहीं गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के साथ। जैसे फायर सेफ्टी का हो सकता है, FAR रूल्स हो सकता है, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। सातवां जो डॉक्यूमेंट है यह बिल्डिंग प्लान स्वीकृति है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। जो वहाँ के लोकल अथॉरिटी हैं उनसे उन्हें स्वीकृति मिला है कि नहीं बिल्डिंग प्लान का, क्योंकि भवन बनने से पहले, अपार्टमेंट फ्लैट बनने से पहले प्लान होता है और प्लान का अप्रूवल होना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट एरिया में है तो क्या हाइट हो सकता है, इस तरह से तमाम है। कंजस्टेड एरिया में है तो कितना हाइट तक आप बना सकते हैं। तो ये मुख्यतः ऑफिशियल परमिशन है फ्रॉम अथॉरिटी टू कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ आपको क्या देखना है, तो जो स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण हुआ या नहीं, कहीं कोई अनधिकृत अनऑथराइज निर्माण तो नहीं हो गया, जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो मैच हो रहा सैंक्शनड प्लान से, कोई अनऑथराइज कोई फ्लोर है या कोई डेविएशन ले लिया गया, क्या कोई बालकोनी है या और भी ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया। आठवां डॉक्यूमेंट जो है यह है रेरा रजिस्ट्रेशन। जैसा आप सब जानते होंगे ये रेरा एक्ट बना है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ उनका पंजीकरण है कि नहीं जो बिल्डर हैं। जैसे आप अपने अपने स्टेट का रेरा, जैसे कर्नाटका का, बिहार का, सबका अपना अपना पोर्टल है, उसमें जाके आप उनके रेरा नंबर को डालें, आपको सब दिख जाएगा कि वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो आपको रेरा नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको क्या देखना है, उसके वेबसाइट में जाइए, वो सब डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए, आप देखिए और फिर उसको एक एक करके कंसर्न एजेंसी में वेरीफाई कीजिए। नौवां डॉक्यूमेंट जो होता है उसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। तो ये आपको किन किन विभागों से चाहिए, यानी कि वो बिल्डर कहाँ कहाँ से लेते हैं। फायर डिपार्टमेंट से, अग्निशमन विभाग से लेते हैं फायर NOC। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जैसे कि कर्नाटका में है, बेंगलोर में है, BWSSB जो कि जल आपूर्ति और सीवरेज को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PCB है, जो कि पोल्यूशन क्लियरेंस देता है कि आपके बिल्डिंग में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन तो नहीं है जो पोल्यूशन कर रहा है, चाहे वो सीवरेज के माध्यम से।
उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, जैसे अगर आप बेंगलोर में लेना चाहते हैं तो यहाँ बेस्कॉम है, गेस्कॉम है, बिहार में लेना चाहते हैं तो SBPDCL, NBPDCL, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये कंपनी, बिजली उत्पादन वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंपनी होते हैं, उनसे आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जो 10वां डॉक्यूमेंट है उसे बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। ये बड़ा ही अहम है, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के लिए यह मैंडेटरी होता है। यहाँ आपको देखना है कि कौन सा यूनिट नंबर आपको दिए हैं, किस ब्लॉक में दिए हैं, उसका क्या यूनिट नंबर है, उसका क्या एरिया है, कुल लागत, उसका प्राइस क्या है, उसमें कौन कौन सी सुविधाओं है, तो ये सब का स्पष्ट विवरण वहाँ होता है। तो अभी तो हमने बताया 10 चेकलिस्ट जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी फाइनेंशियल वेरिफिकेशन है, वित्तीय जांच है, जो आपको अवश्य ही करना चाहिए, जो कि आपको फाइनेंस और बजट की समझदारी में, प्लानिंग में बात करेगा। अब हम बात करते हैं पैसों की, क्योंकि सपनों का घर बिना ठोस फाइनेंस प्लान के नहीं बन सकता। तो आपको ध्यान देना है कि डाउन पेमेंट, उन्हें डाउन पेमेंट कितना करना है, क्योंकि बैंक या कहीं से भी फाइनेंस से ले रहे तो 100% कभी नहीं देगा, वो मार्जिन रखेंगे। अब 25% तक भी मार्जिन हो सकते हैं, 10% भी, एज पर प्राइस ऑफ फ्लैट। आप EMI कैलकुलेशन कीजिए, स्टाम्प ड्यूटी कितना हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना हो रहा है, और सबसे ज़रूरी है वो जो हिडन चार्ज होते हैं, छिपे हुए खर्चे जो आपको बताते नहीं, जैसे क्लब मेंबरशिप, मेंटेनेंस डिपॉजिट आदि, यह हो सकते हैं एक ही बार देने का या मंथली देने का। एक भी गलती अगर आपने इसमें किया तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है। तो इसको हम एक एक करके बिंदुवत देख लेते हैं। इसके तहत जो फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत है, पहला है होम लोन एलिजिबिलिटी। अगर आपके पास पैसा है भी तो मेरा तो सलाह यही है कि किसी बैंक में जाइए और वहाँ लोन ले लीजिए, क्योंकि बैंक से लोन लेने से, अगर बैंक या तो प्री अप्रूव्ड ही है तो थर्ड पार्टी ऑडिटर की तरह काम करता है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट को खंगाल के, क्योंकि बैंक इसीलिए आपको लोन दे रही है ताकि कल वो ऑक्शन कर सके, उसका नीलामी कर सके, सेल कर सके बड़ा ही इजीली। इसीलिए वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। आपके बदले बेशक लीगल ओपिनियन का आपको ही एक्सपेंडिचर देना पड़ता है बैंक वालों को, लेकिन आपका थर्ड पार्टी एक फ्री में ऑडिटर मिल जाते हैं जो टोटल आपको चेक करके दे देते हैं। तो आप सबसे पहले यही देख लीजिए, जो मेजर बैंक्स हैं, चाहे वो PSB के हों या प्राइवेट बैंक हो, जो बड़े बैंक हैं, उनके द्वारा अगर वो प्रोजेक्ट प्री अप्रूव्ड है तब तो आपको कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखिए डाउन पेमेंट और EMI क्या है, उसका कुल लागत, टोटल कॉस्ट में बेस प्राइस कितना है, उसके कार पार्किंग चार्जेज कितना है, मेंटेनेंस चार्जेज कितना है, GST हो सकते हैं, स्टाम्प ड्यूटी हो सकते हैं, ये सब को आप जोड़ के देखिए कि टोटल कितना आ रहा, नहीं तो आपका बजट आपने कितना प्रोविज़न किया और फिर बाद में समस्या हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ GST, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन टैक्स जो होते हैं, चार्जेज, ये कितने होते हैं। तो निर्माधान इन जो है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन पर 5% GST लगता है। वही जो रेडी टू मूव है तो इस पर कोई GST नहीं लगता है, तो आप ये देख लीजिए। और स्टाम्प ड्यूटी लगभग 5% लगता है कर्नाटका में, अलग अलग जगह में अलग अलग लगता है। रजिस्ट्रेशन जो चार्जेज होते हैं ये 1% हैं। तो इस तरह से ये सब DD के द्वारा देना होता है। तो अलग अलग स्टेट में आप चेक कर लीजिए कि वहाँ कितना लग रहा है। इसके अलावे एक हिडन एडिशनल कॉस्ट होते हैं, जैसे अतिरिक्त लागत बोलते हैं, जैसे लीगल फ़ी हो सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है उसके लिए खर्चा आपको ही देना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चार्जेज होते हैं, जैसे बेंगलोर में बेस्कॉम में कॉशन मनी देना पड़ता है काफ़ी हैवी मात्रा में। जल कनेक्शन के लिए वाटर कनेक्शन चार्जेज हो सकते हैं, या फिर क्लब हाउस मेंबरशिप के लिए दिया जा सकता है, या कोई कॉर्पस फंड आपको वन टाइम देना पड़ सकता है या मंथली देना पड़ सकता है। ये सब आप जान लीजिए, पहले ही डिस्कस कर लीजिए। मैं अब अगला टॉपिक पर बात करता हूँ कि बिल्डर और प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता। अभी तक हमने देख लिया कैसे फाइनेंस का जुगाड़ होगा, कैसे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अब जो बेच रहा है, बेचने वाले की जो रिलायबिलिटी है, उसके जो रेपुटेशन है, विश्वसनीयता, उसे भी देखिए। ट्रस्ट द राइट बिल्डर। सिर्फ कांच और टाइल्स हम देखने जाते हैं, गाड़ी से ले जाता है लग्जरी कार से, और टाइल्स और ग्लास देख के, चकाचौंध देख के हम उसमें चक्कर में आ जाते हैं। ये नहीं आना है आपको। आपको देखना है बिल्डर का क्रेडिबिलिटी,
वहाँ आपको मुख्यतः जानना होगा कि पुराने जो ट्रैक प्रोजेक्ट्स उसने अगर किया है, अगर ब्रांडेड है तो और भी किया होगा, उसका पास्ट प्रोजेक्ट रिकॉर्ड क्या है, टाइमली डिलीवरी देता है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी क्या है, क्या एमिनिटी देता है, स्विमिंग पूल है, जो वादा करता है, जो कमिट करता है, उसके अनुसार असलियत में और वादा में कोई फ़र्क तो नहीं है। याद रखिए, अच्छे बिल्डर से फ्लैट अगर लेते हैं तो लंबे समय तक सुकून देता है। उसके ब्रांडेड क्वालिटी आइटम भी होंगे, नहीं तो उसके क्वालिटी कहीं न कहीं कंप्रोमाइज रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपको जो देखना है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी वो किया है कि नहीं, या अभी कमिट कर रहा है कि नहीं, उसी अनुसार से कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि नहीं। पता लगा 2 साल बोला और 6 साल ले लिया, तो आप यहाँ रेंट भी दे रहे हैं और EMI भी चलना शुरू हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो कस्टमर रिव्यू है उस बिल्डर का, आप वेबसाइट में देख सकते हैं, बाकी जो खरीदे हैं उनसे पूछ सकते हैं, तो उसका रिव्यू ज़रूर लीजिए। और यह भी पता कीजिए कि कोई कानूनी विवाद तो नहीं है, क्योंकि जो भी बिल्डर हैं उन्होंने भी किसी से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया ही है। रेरा का रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होगा, उन्हें एस्क्रो अकाउंट रखना पड़ेगा, जहां 3 अकाउंट होते हैं जो कस्टमर देते हैं। वो पहला अकाउंट में, फिर वहां से दूसरा ट्रांसफ़र होता है, एक तीसरा अकाउंट रख सकते हैं। तो ये सब उनका सही प्रबंधन चल रहा है क्या, उस बैंक से भी जाके आप पता कर सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि आपका खुद का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया, किस बैंक से लिया है। अब आपको देखना है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि आप पहली बार खरीदने गए हैं, आपको ये सब का ज्ञान नहीं है, तो निश्चित है कहीं न कहीं आप फंस सकते हैं, नुकसान लाखों का करा सकते हैं। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के तहत आपको देखना है, दीवार जो हैं उसके जो टाइल्स हैं, जो फिटिंग है, उनकी मजबूती, ड्यूरेबिलिटी को चेक करना है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने सगे संबंधियों के साथ यह वीडियो का लिंक साझा भी करें। अगला जो चेक करना होता है, कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। ये क्या होता है, मैं आपको एक लाइन में समझा दूं कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया, जिसमें स्टेयर्स होते हैं, लिफ्ट आदि के जगह जो होते हैं, जिसमें साझा सुविधाएं सहित कुल क्षेत्रफल होता है। और कारपेट एरिया क्या है, तो नेट यूजेबल एरिया इनसाइड द फ्लैट वाल्स जो ले रहे हैं, चाहे 5 इंच है, 10 इंच है, कुछ भी है, कॉलम है, ये सब का भी एरिया हट जाता है। यानी कि आप जहां चल सकते हैं वास्तव में, यह है मुख्यतः कारपेट एरिया। आपका कितना रुपया कॉमन स्पेस में चला जा रहा है, ये भी आप वहाँ देख लीजिए कि कितना गैप है सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया में, यानी कि इतना आपको कॉमन में चला गया, तो यह देखना है। जो चौथा बिंदु यहाँ है, परियोजनाओं में क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, एमिनिटी क्या क्या दे रहे हैं। जैसे जिम दे सकते हैं, उसी में टेम्पल हो सकते हैं, गुरुद्वारा हो सकते हैं, मस्जिद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर ही, स्विमिंग पूल हो सकते हैं। सुरक्षा, यह तो ज़रूर ही सुनिश्चित कीजिए कि 24/7 उसमें सिक्योरिटी सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि आज के समय में दोनों व्यक्ति नौकरी करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, फिर सुरक्षा क्या रहा, तो 24 आवर्स है, बच्चों का पार्क है कि नहीं, क्लब हाउस है कि नहीं, ये तमाम इम्यूनिटी आप देखिए कि उसके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है कि नहीं। अगला जो बिंदु है यह है पार्किंग फैसिलिटी। यह है ओपन में या कवर्ड एरिया में, एक है या दो, क्योंकि आज स्पाउस भी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको 2 का ही ज़रूरत पड़े, या भविष्य में आपके संतान भी गाड़ी अगर रख रहे हैं 4 व्हीलर, तो उनके लिए भी चाहिए। तो अगर भविष्य में अगर पार्किंग आप लेना चाहते हैं एडिशनल, तो उसकी प्रोविज़न है या नहीं, ये सब देखिए। इसके साथ ही आपको यह देखना है कि मेंटेनेंस चार्ज क्या है, कॉर्पस फंड क्या है, यह जो एस्टिमेटेड है मंथली मेंटेनेंस, ये कितना है, पर स्क्वायर फीट कितना आ रहा, 8 रुपये, 10 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, अलग अलग किस कैटेगरी का वो फ्लैट है इस पर होता है। और यह क्या है, 1 टाइम कॉर्पस डिपॉजिट है या मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअल है, ये सब भी चेक कर लीजिए। और अगला बिंदु है कि उस स्थान का और आसपास की सुविधाएं क्या है, यानी कि लोकेशन एंड सराउंडिंग फैसिलिटीज़। उस स्थान का महत्व है जहां पर यह फ्लैट है। कहा जाता है लोकेशन मैटर्स, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपको जांचना है कि वहाँ क्या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। जैसे वहाँ के निकट में स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कोई बैंक की नज़दीकी है, जो प्रोक्सिमिटी है ये सब चीज़ से। पानी सप्लाई की क्या स्थिति है,
आपको प्रदूषण और शांति का क्या स्तर है। साथ ही यह भी देखिए कि भविष्य के डेवलपमेंट प्लान जो है, फ्यूचर, ये सब कैसा है, ये सब चीज़ आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, यही लोकेशन में आपको देखना है। यहाँ आप मुख्यतः यही जांचें कि मेन रोड है, या तो मेन रोड पर ही है या मेन रोड से कितना दूर है, वहाँ का ट्रैफिक कैसा रहता है, वहाँ से कितना दूर रेलवे स्टेशन है, कितना दूर मेट्रो स्टेशन है, कितना दूर एयरपोर्ट है, कितना दूर बस स्टॉप है। तो ये सब की नज़दीकी लोकेशन के तहत आप जांच लें। हालांकि बड़े बड़े वाले वो अपने ब्रोशर में ये सब देते हैं, लेकिन फिर भी आप स्वयं चेक करें इसे खरीदने से पहले, ताकि आप लाखों को गंवाने से या धोखा खाने से बच सकते हैं। अगला बिंदु जो है सामाजिक बुनियादी ढांचा, जिसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे वहीं आसपास में आपके बच्चे हैं पढ़ने वाले, या ग्रैंडसन भी हो सकते हैं, तो वहाँ स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकते हैं, कोई कॉलेज है कि नहीं, कोई शॉपिंग मॉल है कि नहीं, बैंक है कि नहीं जहां आप खाता को ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको देखना है। इसी के साथ आपको वाटर सप्लाई का देखना है कि वाटर सप्लाई जैसे बेंगलोर में BWSSB के द्वारा होता है, या कावेरी वाटर होता है, या इंडिपेंडेंट बोरवेल होते हैं, या फिर टैंकर सुविधाएं होती हैं। इसी तरह से अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग प्रकार के अलग अलग राज्यों में हो सकता है। तो यह चीज़ आप देख लीजिए। और भविष्य की क्या विकास योजना है वहाँ आसपास का, कि कोई मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है क्या, कोई IT पार्क आ रहा है क्या, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्या आसपास हैं। तो ये सब देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एरिया में संपन्नता लाएगा, आपके प्राइस को भी एस्केलेट करेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से स्पेशली ले रहे हैं। तो यहाँ आपको यह भी देखना है प्रदूषण और शोर स्तर, जो बोलते हैं नॉइज लेवल क्या है। ऐसा नहीं कि कोई बगल में फैक्ट्री है ऐसे आ रहा है, एकदम रेलवे स्टेशन के पास ही है, या बिजी कोई रेलवे ट्रैक ही जा रहा तो दिन भर आवाज़ ही हो रहा, कोई हाईवे के पर ही है तो दिन भर आप सो ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो ये सब आपको देखना है कि ये जो एरिया है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, और उसी को आपको प्राथमिकता देना है। जो अंतिम चेकलिस्ट में मैं यही बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन और पोसेशन प्रोसेस, इसमें आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह फाइनल है, अंतिम स्टेप होते हैं, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहां हम बात करेंगे बिक्री समझौता एग्रीमेंट टू सेल डीड रजिस्ट्रेशन की, कब्जा लेते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट करना है, सोसाइटी फॉर्मेशन या सोसाइटी फॉर्मेशन खाता ट्रांसफ़र है। हर स्टेप को आपको पूरा करना है ताकि आपके सपनों का घर सचमुच आपका हो सके। तो इसमें सबसे पहला जो देखना है पोसेशन से पहले, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड, यानी कि आपने जो पेमेंट टर्म्स दिया, पेमेंट दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट हो गए, जो पोसेशन डेट होंगे, अगर आपने पेनाल्टी दिया है, पेनाल्टी क्लाउजेज, तो इसकी भी स्पष्टता वहाँ वर्णित तो होनी चाहिए। इसके साथ ही कितना आपने स्टाम्प ड्यूटी दिया, रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान किया, ये सब वहाँ पर आपको होना है, और ये पोसेशन से पहले हो जाना है, पूरा भुगतान हो जाना है, रजिस्ट्रेशन हो जाना है। कब्जा लेते समय कौन कौन से आपको ज़रूरी दस्तावेज देखना है, तो यहाँ हैंडओवर आपको किया जाएगा बिल्डर के द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसके साथ ही कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है उस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियर आर्किटेक्ट लगे थे, उन्होंने इसे भूकंप रोधी बनाया क्या, मौसम कोई ऐसा वस्तु कंप्लायंस किया क्या, जो जो फीचर्स उन्होंने दिया, किस प्रकार आपको बेनिफिट देगा, ये वही कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट में वर्णित होते हैं कि कितना रिक्टर स्केल के भूकंप को यह देखेगा, इसके जो पिलर हैं, जो कॉलम हैं, बीम हैं, कितने उसमें सरिया कितने एमएम का यूज किया गया है, 16 एमएम है या 36 एमएम है, ये सब उसमें वर्णित होते हैं। इस तरह से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि यह सेफ है हमारे लिए। एनओसी डॉक्यूमेंट है, इसके साथ ही जो पेमेंट रिसिप्ट है वो होंगे, और जो मेन है टाइटल डीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसके साथ ही आपके फ्लैट के कीज हो सकते हैं, हर जगह के, हर रूम के, मेन डोर के, यूजुअली ये 3-3 में देते हैं। कार पार्किंग स्पेस है तो ये आपके फ्लैट का नंबर वहाँ रहेगा। अगर वहाँ सोसाइटी बनाया गया है तो उसके बायलॉज क्या हैं, बायलॉज के कॉपी होंगे, और प्रॉपर्टी मैनुअल्स होंगे, इसमें सब कुछ आपको डिटेल्ड रहेगा। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, वहाँ यूजर मैनुअल होते हैं, मेंटेनेंस मैनुअल, इसी तरह से प्रॉपर्टी मैनुअल भी आपको हैंडओवर किया जाएगा।
अगला है जो सोसाइटी गठन, जैसे रह गए तो वहाँ सोसाइटी फॉर्मेशन होगा, खाता ट्रांसफ़र होगा। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर कराना है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी आपस में ही सारे अपार्टमेंट पड़ोसी मिल के बन गए और रजिस्टर हुआ नहीं, तो कल हो के आप दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अपना नाम उस खाता प्रमाण पत्र में अवश्य ही खाता सर्टिफिकेट में दर्ज करा लें। ये सब तो मुख्य बिंदु है जिसको कि 5 कैटेगरी में हमने बताया विस्तार में। इसके साथ ही आपको अगर कहीं भी डाउट लगता है, जैसे बोलते हैं लोचा है, ऐसा अगर भांप रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस रियल एस्टेट लॉयर से अपने सारे दस्तावेज जो सप्लाई किए हैं इसकी जांच करवा लें। हालांकि डॉक्यूमेंट भी कई बार नहीं, अधिकतर फेक होते हैं। बेंगलोर जैसे शहर में, बड़े शहर में, मुंबई में, दिल्ली में, तो और भी ज़्यादा, मेट्रो में तो और भी ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट ही तैयार कर दिए जाते हैं। आपको लगेगा बिल्कुल सही है। तो ये सब चीज़ को आप जब लीगल वेरिफिकेशन कराते हैं, उस जगह पर जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ब्रोशर के वादों जो किए हैं उन्होंने, उस पर न जाएं। सब कुछ लिखित कमिटमेंट नहीं, ये भी हम स्विमिंग पूल भी दे देंगे, यहाँ पार्क दे देंगे, बाउंड्री दे देंगे, लैंडस्केपिंग दे देंगे, फ्लावर दे देंगे, ये सब लिखित में होना चाहिए। और साइट विजिट के दौरान जब भी आप करते हैं खरीदने से पहले, तो एक्चुअल कंडीशन को जांचें, न कि सिर्फ वीडियो पर देख लें, वेबसाइट पर देख लें। रेरा पोर्टल पर भी जाएं और यह देखें कि इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है क्या, आउटस्टैंडिंग है, ये भी आपको दिखेगा जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। हमेशा कोई भी दस्तावेज लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी 2 प्रतियां आप रखें। एक बैंक के लॉकर में रख सकते हैं या दूसरे जगह, और एक अपने साथ सदैव रखें। कोई भी भुगतान देते हैं तो यह जरूर दें कि बैंकिंग के थ्रू होना चाहिए। कोशिश करें कि चेक के थ्रू ही हो, ताकि आपके बैंक स्टेटमेंट में भी दिखेगा और जिसे दे रहे हैं सेलर का, उसके स्टेटमेंट में भी दिखेगा। तो यह एक लीगल प्रूफ की तरह काम करेगा। बैंक ट्रांसफ़र से ही करें। नगद लेन देन जो भी होते हैं उसे आप उससे परहेज करें। और अब मैं मित्रों यही बताऊंगा कि अगर आप इस पूरी चेक लिस्ट को फॉलो करते हैं तो न सिर्फ आपका घर खरीदना आसान हो जाएगा, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला भी बन सकता है। और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे अवश्य ही लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल और ज़रूरी गाइडेंस आपके लिए लाते रहूँगा। याद रखिए, सही जानकारी सही फैसले की चाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ। ड्रीम होम डन राइट, सिर्फ सही चेकलिस्ट के साथ। आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर, हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। फिर से मिलता हूं। जय हिंद। जय हिंद मित्रों, फिर मिलता हूं।